तो क्लास 12 केमिस्ट्री लास्ट क्लास में हमने लगभग हमारा ये जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइट से स्टार्ट करा था, जिसमें मैं आपको पेप्टाइजेशन की मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था। आज हम पेप्टाइजेशन से कंटिन्यू करेंगे। सो पेप्टाइजेशन में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये है कि पेप्टाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम, मतलब डिस्पर्सन मीडियम के साथ उसे शेक करके, किसकी प्रेजेंस में? कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। सो डेफिनेशन याद रखिए, पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है इस पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, है ना। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट अ फ्रेशली prepared precipitate into a colloidal salt, and this method is applied only for the purpose to convert a freshly prepared precipitate into colloidal salt. During peptidization, the precipitate absorb one of the ions of the electrolyte on its surface. पेप्टाइजेशन के समय क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट रहता है ये एक वन ऑफ द आयंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस पर, एंड दिस कॉज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है प्रेसिपिटेट में। पहले प्रेसिपिटेट न्यूट्रल था, है ना, पर उसमें से जब एक हाथ चार्ज जब रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में से, तो क्या होता है कि वो सरफेस में जाके स्टेबल वहाँ जाके स्टे कर लेता है, और जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है प्रेसिपिटेट में, जो कि विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ कोलाइड, और कोलाइडल पार्टिकल साइज में वो टूट के डिवाइड हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। Sorry. You will learn about the phenomena of developing of a charge on solid particle and their dispersion in section 5.4.6 under the heading charge on colloidal particle। और इसके बारे में जो चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल है कैसे डेवलप होता है सॉलिड पार्टिकल्स में चार्ज, तो और वो उनका डिस्पर्शन, इसे हम सेक्शन नंबर 5.4.6 में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। अब तो हमने ये देखा कि प्रेसिपिटेट से कैसे कोलाइडल सॉल्ट फॉर्म हुआ। अब इस कोलाइडल सॉल्ट में कुछ इंप्योरिटीज़ होती है जिसे प्योरीफाई करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे इंपॉर्टेंट कैसे प्योरीफाई करते हैं आइए देखते हैं। So colloidal solution when prepared generally contain excessive amount of electrolyte and some other soluble impurities। अब जो freshly prepared colloidal solution है इसमें कुछ excessive amount में electrolytes present हो सकते हैं और कुछ और extra soluble impurities हो सकती है जिसे remove करना बहुत essential है। So while the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of the colloidal solution, large quantities coagulate it। यहाँ बता रहा है कि जब presence होगी electrolyte के, जब हमें कुछ traces दिखेंगे तो ये क्या कर सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकते हैं, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी में अगर वो प्रेजेंट हो तो वो पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट को पूरी तरीके से रिमूव करना बहुत एसेंशियल है। आगे लिखा है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस It is therefore necessary to reduce the concentration of this soluble impurities to requisite minimum। कि ये तो पॉसिबल है कि हम चलो इसे रिमूव करेंगे, है ना, और एसेंशियल भी है रिमूव करना, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करें तो आपका कोलाइडल सॉल्ट कोएगुलेट हो सकता है, पर 100% रिमूव कर पाएंगे हम, इसके कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्मॉल अमाउंट में विद इन कुछ परसेंट रह जाती है इम्प्योरिटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इसलिए हमें ज़रूरी है कि इनके कंसंट्रेशन को एटलीस्ट पूरी तरीके से कम करने की कोशिश करें, है ना, किनका? सॉल्युबिलिटी इम्प्योरिटीज़ का कोलाइडल सॉल्यूशन में से, है ना। अब क्या लिखा है, द प्रोसेस यूज फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विसाइट मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ये आपकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन है कि क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि द प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal salt। मतलब आपको 100% रिमूव नहीं करना है, ना ही उसे निगलेक्ट करना है, बस आपको उसे रिड्यूस करना है उसके अमाउंट को impurities के, है ना, एक मिनिमम लेवल में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। अब इसे प्यूरिफाई करने के लिए कुछ एडॉप्ट मेथड्स है, उसे हमें पढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दी हुई है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है देखिए,
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम डिजॉल्व सब्सटेंस को कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव कर लेते हैं बाय किसके प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में आपको पता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो सेम उसी सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं हमारे कोलाइडल सोल से और हमारा कोलाइडल सोल प्योर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, है ना। अब आगे क्या लिखा है देखिए, सिंस पार्टिकल्स, आयन और स्मॉलर मॉलिक्यूल इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर, है ना, और सेलोफेन शीट, बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल्स, द मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड बाय द मेम्ब्रेन कैन बी यूज फॉर डायलिसिस। यहाँ बता रहा है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, आयंस है, जो कि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस में, जो इजीली पार चले आते हैं, मतलब पास आउट कर लेते हैं किसको, एनिमल मेम्ब्रेन को, पार्चमेंट पेपर को, सेलोफोन शीट को, या है ना, पर कोलाइडल पार्टिकल नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पानी को देखो तो पानी ऑलमोस्ट हर तरह की लेयर को पार कर लेता है ना, पास आउट कर लेता है, पर अगर कोलाइडल सॉल्यूशन रहता है तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल पास आउट नहीं कर पाते हैं, है ना, यही बता रहा है, कोलाइडल पार्टिकल इसे पास आउट नहीं कर पाते इन मेम्ब्रेन्स को। ये सारी मेम्ब्रेन्स क्या है आपकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। आगे क्या लिखा है, अब इस प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट बता रहा है, एक पर्पस के लिए एक एपरेटस का यूज़ किया जाता है ना, एंड द एपरेटस यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डायलाइजर। आप देख सकते हैं इस मेथड, इसमें भी बना एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है और एक बैग टाइप का आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है ना। A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. The molecule or ion diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind. फॉर एग्जाम्पल कि एक कोलाइडल बैग है जिसके अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया जाता है जिसमें कुछ इंप्योरिटीज मिली हुई है। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन या बैग को आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ऐसे कंटेनर में या वेजल में रखा जाता है जिसमें से वाटर कंटिन्यू फ्लो हो रहा हो। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक इनलेट है जहाँ से वाटर को एंटर कराया जाता है प्रेशर से, है ना, और राइट साइड के टॉप में आप देख सकते हैं एक आउटलेट है जहाँ से वाटर एक्सेस में निकल जाता है। तो ये फ्लो कराया जाता है और ऊपर से डायलिसिस बैग को नीचे रखा जाता है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका और उसमें कुछ इंप्योरिटीज है। तो जब वाटर फ्लो होता है ना, जब वाटर फ्लो होता है तो जितनी भी इंप्योरिटीज रहती है कोलाइडल पार्टिकल्स को छोड़ के, वो सारी इंप्योरिटीज क्या हो जाती है, पानी में डिस्चार्ज हो जाती है और पानी के साथ बह जाती है ना, और जो हमारा कोलाइडल सोल है वो प्योर कोलाइडल सोल हमारा बैग में वहीं रह जाता है, ठीक है ना। आगे क्या बता रहा है देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड से वाटर एंटर करा था वहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है और राइट साइड में जो वाटर आउटलेट से निकला है उसमें वाटर प्लस क्रिस्टलाइट, मतलब बहुत सारी कुछ इंप्योरिटीज है जो उस वाटर के साथ मिलके मिक्स आउट होकर निकल गई है ना। ये इंप्योरिटी कहाँ से आई है, डायलाइजर बैग के थ्रू, है ना। आगे क्या लिखा है कि The molecule and ion diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind. ये हमारी डायलिसिस प्रोसेस थी जो कि बहुत सिंपल और इजी थी। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो भी इसी के जैसी, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज दैट द ऑर्डिनली द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस इज क्वाइट स्लो, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। इसके पहले जो हमने डायलिसिस की प्रोसेस पढ़ी थी ये थोड़ी सी स्लो होती है ना, बट इलेक्ट्रोडायलिसिस इससे फास्ट होती है और इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिजॉल्व सब्सटेंस इज इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। कि अगर मान लीजिए आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही है तो हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके इस डायलिसिस की प्रोसेस जो कि बहुत स्लो चल रही थी उसे हम फास्ट कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो पड़ा और बाकी प्रोसेस तो सेम है तो डायलिसिस जैसी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन द बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन व्हाइल प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। यहाँ बता रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बैग में लिया जाता है सुटेबल, उस बैग में सुटेबल मेम्ब्रेन्स रहती है बहुत सारी और प्योर वाटर को उसमें इज टेकन आउटसाइड और प्योर वाटर को बाहर रखा जाता है। इलेक्ट्रोड आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट, इलेक्ट्रोड को फिट किया जाता है कंपार्टमेंट जैसे कि हम फिगर 5.10 में देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोड को एक कंपार्टमेंट में फिट किया जा रहा है।
आगे क्या बता रहा है देखिए कि द आयन प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, और जैसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट या इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो कोलाइडल सोल के अंदर जो आपके वो है इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव आउट कर जाते हैं बैक से बाहर मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस तरीके से आपका जो कोलाइडल सोल है वो प्योर हो जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें लेफ्ट साइड में नीचे से एक इनलेट है वाटर का और राइट साइड से आउटलेट है वाटर का। यहाँ पे वाटर प्योर वाटर एंटर कर रहा है और राइट साइड के टॉप से वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल गया। बीच में डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन और उसके अंदर कोलाइडल सोल है जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट है। हमने आजू बाजू में 2 इलेक्ट्रोड फिट करे, एनोड और कैथोड, तो आप देख सकते हैं कि अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। हाँ, इलेक्ट्रोडायलिसिस मैंने आपको ये बताया था कि अपोजिट चार्ज वाले जो आयंस है अपने अपने अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव आउट करके आपकी कोलाइडल सोल को प्योर कर देते हैं। अब जो मेम्ब्रेन होती है डायलिसर बैग की वो ऐसी रहती है कि जिसमें से कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं जा पाते, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस जो रहते हैं वही बाहर जा पाते हैं। मतलब कि इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोलाइट के आयन का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू कोलाइडल पार्टिकल्स से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारे आगे देखते हैं तीसरी जो हमारी प्रोसेस है प्योरिफिकेशन की, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से या सॉल्यूट्स को जो कि प्रेजेंट होते कोलाइडल सॉल्यूशन में उससे स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर से बाहर फिल्टर किया जाता है, मतलब अलग कर देते हैं छान कर, विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल। मतलब ये मेम्ब्रेन जो रहती है ये हर किसी पार्टिकल्स को मूव आउट करने की परमिशन दे देती है, पर कोलाइडल पार्टिकल्स को नहीं दे पाती क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। सो कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज, इनके पोर्स थोड़े बड़े होते हैं। हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस इन साइज, और जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं साइज वो बहुत छोटा होता है, मतलब और इम्प्रेगनेटिंग विद कोलाइडल सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, और इसका साइज इतना छोटा होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स से बाहर नहीं जा पाते और इसके फ्लो को ये स्टॉप कर देता है। The usual colloidins is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether, and ultrafilter paper may be prepared by soaking the filter paper in a colloidal solution। जो नॉर्मल फिल्टर या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसे कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ सोक करके एक अल्ट्रा फिल्टर में कन्वर्ट किया जाता है। हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राई इट, और इसे हार्ड किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन से और बाद में फाइनली इसे सुखा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक अल्ट्रा फिल्टर प्रिपेयर हो जाता है। Thus, by using ultrafilter paper, the colloidal particles are separated from rest of the material, और बाकी मटेरियल से कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक स्लो प्रोसेस है और इसे स्पीड अप करने के लिए इस प्रोसेस को प्रेशर और सक्शन का अप्लाई किया जाता है ना। कोलाइडल पार्टिकल लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर, और इस तरीके से क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अल्ट्रा फिल्टर पे ही रह जाते हैं एंड आर देन स्टीयर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट टू गेट अ प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसे एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में स्टीयर यानी घोला जाता है जिसकी वजह से हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। सो ये थी हमारी 3 प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसमें हमने पहले देखा डायलिसिस, सेकंड देखा इलेक्ट्रोडायलिसिस, थर्ड देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमें इनकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी कोलाइडल सॉल्यूशंस की। सो वेरियस प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिए, कोलाइडल पार्टिकल बीइंग बिगर एग्रीगेट्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं एक्चुअली में, पर ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं साइज में, है ना।
और इनका जो नंबर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल का, वो कंपेरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब ट्रू सॉल्यूशंस में जितने ट्रू पार्टिकल्स हैं उसके कंपैरिजन में कोलाइडल पार्टिकल जो कोलाइडल सॉल्यूशन में है वो कम होते हैं। हेंस जो वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो रहती है आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर, बहुत कम स्मॉल ऑर्डर में रहती है एज़ कम्पेयर टू वैल्यूज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। मतलब अगर ट्रू सॉल्यूशंस में इन सब की प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन से ज़्यादा रहती है और कोलाइडल सॉल्यूशन में कम रहती है। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस में ट्रू पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स कम रहते हैं। बस यही इसका एक रीज़न है कंसंट्रेशन के कारण। सेकेंड प्रोसेस है, मतलब सेकेंड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है देखिए, टिंडल इफेक्ट, इफ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क is observed in the direction of light, it appear clear, and if it is observed from a direction at right angle to the direction of light beam, it appear perfectly dark। कि यहाँ बता रहा है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसे एक डार्क रूम में प्लेस करा जाए और डायरेक्शन और उसे मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट से ऑब्जर्व किया जाए तो वो क्लियर दिखेगी हमें। मतलब वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? क्लियर, जब हम लाइट के डायरेक्शन से उस सॉल्यूशन को देखेंगे। पर अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, बट इफ इट ऑब्जर्व फ्रॉम अ डायरेक्शन एट राइट एंगल, जब हम उसे राइट एंगल के डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेंगे इन प्रोस्पेक्टस टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, मतलब लाइट बीम जहाँ से आ रही है उसके सोर्स से राइट डायरेक्शन, राइट एंगल के डायरेक्शन में जो आप उससे देखेंगे सॉल्यूशन को, तो ये परफेक्टली यहाँ बता रहे अपीयर परफेक्टली डार्क, ये लगभग डार्क दिखेगा सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन व्यूज in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show a mild to strong opalescence when viewed at right angle to the passage of light। मतलब जब राइट एंगल से देखेंगे तो हमें कुछ पार्टिकल्स वहाँ स्कैटर्ड होते हुए दिखेंगे जो लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, और इन्हीं पार्टिकल को हम बोलते हैं टिंडल पार्टिकल्स, ठीक है ना। और इस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। आगे लिखा है द पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट, और जो लाइट की जो बीम रहेगी है ना, पाथ ऑफ बीम मतलब लाइट की जो बीम का पाथ रहेगा उससे वो इल्यूमिनेट करेगा एक तरीके से ब्लूइश लाइट के फॉर्म में। और ये इल्यूमिनेट कैसे करेगा? क्योंकि पानी के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो इससे स्कैटर्ड कर देंगे, है ना। और इस इफेक्ट को सबसे पहले देखा था फैराडे ने और लेटर इस पर स्टडी किया था टिंडल ने, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया। एंड द ब्राइट कोन ऑफ द टिंडल इज कॉल्ड टिंडल कोन, और एक ब्राइट कोन जो फॉर्म होता है टिंडल का उससे टिंडल कोन कहा जाता है। एंड द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट इन ऑल द डायरेक्शन इन स्पेस। और ये इसलिए हो पाता है कि टिंडल इफेक्ट जो एक्चुअली में इसमें होता ये है कि जो पानी के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर्ड करते हैं हर डायरेक्शन में। सिर्फ पानी में नहीं, एयर के मीडियम में भी आप देखोगे तो ये यही काम करते हैं, ठीक है ना। एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्शन, और यही इसे स्कैटरिंग करने के कारण हमें एक बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन अ सिनेमा। आप इस इफेक्ट को नॉर्मली जैसे सिनेमा हॉल में देख सकते हो जहाँ पे प्रोजेक्शन होता है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक रूम रहता है डार्क रूम, और वहाँ पे सामने आपके एक पर्दा लगा रहता है ना, प्रोजेक्टिंग वॉल रहती है, और पीछे से प्रोजेक्टर के थ्रू उस पर फिल्म को फोकस किया जाता है ना, लाइट की बीम को, जहाँ पे हम आसानी से टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्यू टू फिर से एक बार ये लाइन पढ़ो कि टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट देयर। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई। ये इफेक्ट सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब दो कंडीशंस हो। कौन कौन सी? फर्स्ट, जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड पार्टिकल का वो ज़्यादा ना हो, इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा कम ना हो किसका? डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर, तभी हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड के आधार पे दोनों डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर करनी चाहिए, तभी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी आप टिंडल इफेक्ट को देख पाओगे आसानी से। सो इसके आगे की जो प्रोसेस है उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए सब इतना, थैंक यू।